Hi guys, welcome to the lecture number 14 for microeconomics। और लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने क्लासिकल माइक्रोइकोनॉमिक्स थ्योरी के बारे में चर्चा स्टार्ट करी, जिसके अंदर हमने द क्लासिकल पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा। आज जो हम सेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, वो सेज लॉ आपका क्लासिकल माइक्रोइकोनॉमिक थ्योरी का फंडामेंटल है। तो अगर आपको क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज के पोस्टुलेट्स को समझना है कि वो जो पोस्टुलेट्स है वो कहाँ से आए हैं, तो वो इन्हीं लॉस को पढ़कर, इनको समझकर वो पोस्टुलेट डेवलप हुए हैं। तो आज जो हमारा लॉ है उसको हम बोलते हैं सेज लॉ। और ये सेज लॉ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपके क्लासिकल माइक्रोइकोनॉमिक्स थ्योरी का फाउंडेशन रखता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सी अंकित क्या, और इस चैनल के अंदर आपको माइक्रोइकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बाइट साइज वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेज लॉ मैंने से पहले, सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी, जो लेक्चर नंबर हमारा 13 था, आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि वहां से हमारा जो क्लासिकल इकोनॉमिक है उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वहां से है। चलिए, सेल्स लॉ क्या कहता है, अगर मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊं सेल्स लॉ के बारे में। सो सेल्स लॉ सेज कि आपकी जो सप्लाई है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है आप लोगों को कि भाई ऐसे कैसे, कि आपने जो सप्लाई कर रहे हो आप मार्केट में एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फर्म, तो उसके लिए ऑलरेडी मार्केट में बायर आपको मिल जाए। ठीक है। अब इसका जो फाउंडेशन है वो कहाँ से आता है? देखिए, सप्लाई से हमारा मतलब क्या है? सप्लाई से हमारा मतलब है कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, और वो वर्कर जो काम करते हैं उनसे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, और उन्हीं को फिर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। दूसरी चीज, जो वर्कर उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उसको उस सामान बनाने के बदले क्या मिलती है? फैक्टर इनकम। तो हम उसको बोल सकते हैं कि उसको जनरेट, उसके लिए जनरेट होती है इनकम। ये इनकम क्या करता है? अपने घर पे ले जाके बैठ के ना तो दबा के रखता नहीं है, वो इस इनकम को यूज करता है इन्हीं गुड्स को डिमांड करने में। तो बेसिकली आपने अपनी इकोनॉमी में सप्लाई करी, क्योंकि आप सप्लाई कर रहे हो तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको फैक्टर ऑफ सर्विसेज की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और उसके बदले आप उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हो? आप कुछ पेमेंट करते हो, जिसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। ये अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जाके आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी पढ़ा है। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? हमारे पास होता है लैंड, देन वी हैव लेबर, उसके बाद हमारे पास होती है कैपिटल, और फिर हमारे पास होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। अब इनको, ये अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किनको? फर्म्स को। ये अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोडक्शन यूनिट्स। और फर्म इनको बदले में क्या करती है? फर्म इनको बदले में देती है फैक्टर पेमेंट, इनकी सर्विसेज के बदले। लैंड, जिसके पास जो लैंड ओनर्स है उनको उसके बदले मिलता है रेंट। जो लेबर की सर्विसेज दे रहे हैं उनको बदले में मिलती है वेजेस। जो कैपिटल दे रहे हैं, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आप बदले में क्या देते हो? इंटरेस्ट या प्रॉफिट। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो इसीलिए जो सेल्स लॉ है वो ये कहता है कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट करती है। दिस इज द कोर प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने बताया ना कि फाउंडेशन है क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स का। नाउ इस लॉ का नाम सेल्स लॉ क्यों पड़ा? क्योंकि उसको देने वाले एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। उन फ्रेंच इकोनॉमिस्ट का नाम था जॉन बैप्टिस्ट से। जॉन बैप्टिस्ट से ने इस थ्योरी को रखा, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेल्स लॉ। हालांकि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ऐसा मानना है कि ये जो थ्योरी है, जॉन बैप्टिस्ट ने खाली इस थ्योरी को रिफाइन किया था। रिफाइन करने का मतलब कि किसी और बंदे ने ये थ्योरी दे रखी थी, जॉन बैप्टिस्ट ने खाली इस थ्योरी को, इस लॉ को थोड़ा रिफाइन किया था। इसको एक्चुअली में देने वाले, जो इसका ओरिजिन अगर आप ट्रेस करेंगे तो हमें देखने को मिलता है जेम्स मिल। जेम्स मिल की थ्योरी थी, सेल्स लॉ की जो थ्योरी थी, जो रिफाइन करके सामने है। हालांकि ये दोनों ही यहाँ पे क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि इस सेल्स लॉ को हम दो मार्केट्स के अंदर डिफाइन करेंगे, या दो मार्केट के अंदर हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो थ्योरी है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बार्टर सिस्टम से। अब जैसे कि आपको पता है कि बार्टर सिस्टम क्या है,
कि आप एक सामान बना रहे हो, गुड्स और सर्विसेज के बदले आपको क्या मिलेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग हैपेंस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। उसी टाइम पे कुछ खरीदा जाएगा, उसी टाइम पे कुछ बेचा जाएगा। बाटा सिस्टम की जो फीचर्स है, हालांकि आपको ऑलरेडी पता है, तो उस पे हम ना जाते हुए वी विल स्टार्ट दी सेल्स लो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि बाटा सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको एक बंदे के अंदर एक पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है। इसका मतलब जो फार्मर गेहूं उगा रहा है, वीट उगा रहा है, उस फार्मर की वीट उगाने में स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद लेकिन अगर एक फार्मर वीट उगाने में स्पेशलाइजेशन रखता है, इट डज नॉट मीन कि उसको खाली वीट की जरूरत है, उसको अदर गुड्स एंड सर्विसेज भी चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए। थर्ड पॉइंट, कि अब वो ये अदर गुड्स कहां से लेकर आएगा? वो विश्वास करता है एक्सचेंज के अंदर। यहीं से आपका निकल कर आता है बाटर सिस्टम, कि वो अपने वीट्स को देगा और बदले में कोई और प्रोडक्ट ले। अब इस एक्सचेंज से आपको क्या दिख रहा है? कि बिकॉज ही हैज नीड्स ऑफ अदर प्रोडक्ट एज वेल, वो गेहूं को पहन नहीं सकता, वो गेहूं को खा सकता है, उसका आटा बना के उसकी रोटी बना सकता है, लेकिन वो गेहूं को पहन नहीं सकता। तो दिस मीन्स अ फार्मर हु इज प्रोड्यूसिंग व्हीट, लेट्स एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। मान लीजिए एक फार्मर है, अब ये फार्मर व्हीट उगाने के अंदर स्पेशलाइजेशन रखता है, मतलब दिस फार्मर इज वेरी गुड एट प्रोड्यूसिंग व्हीट। वहीं पे एक दूसरा इंसान है, एक दूसरा आर्टिस्ट है, एक आर्टिजान है, जो कि क्या करता है? जो कि कपड़ा बनाने में बड़ा ही माहिर। ही इज गुड एट प्रोड्यूसिंग फ्लूट। इस फार्मर ने जो वीट उगाई, ऑब्वियसली बात है वो सारी वीट तो कंज्यूम करेगा नहीं, इसका मतलब ये भी कुछ सरप्लस वीट उगाएगा। और सिमिलरली जो आर्टिजान है, ये सारा के सारा कपड़ा खुद तो पहनेगा नहीं, ये भी कुछ सरप्लस क्लोथ को प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों सरप्लस आइटम का करेंगे क्या? अब ये फार्मर अपने वीट को आर्टिजान पे देगा, दैट इज द सप्लाई ऑफ वीट। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। इस फार्मर ने सरप्लस वीट उगाई आर्टिजान के लिए, और दिस सप्लाई ऑफ wheat has in return created a demand for the cloth। अब यहीं से आपको सेल्स लॉ का थोड़ा थोड़ा पता लग रहा होगा कि ये जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर द अदर, यहां पे आपको देखने को मिलता है कि एक प्रोडक्ट लीड्स टू सप्लाई ऑफ वन प्रोडक्ट लीड्स टू डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की सप्लाई की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट हो, और फाइनली वो क्या करेंगे? दे विल ऑफर देयर प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट डिमांड फॉर द अदर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने सिंपल सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, तो सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद जनरेट कर रही है। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये तो बार्टर सिस्टम है, आप आज के दिन में बार्टर सिस्टम देखने को थोड़ा ना मिलता है। तो चलिए, अब सेल्स लॉ को हम एक प्रॉपर मोनेटाइज सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम एक मोनेटाइज सिस्टम के अंदर भी बार्टर इसको सेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, और देखेंगे क्या इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर हमारा जो सेल्स लॉ है वो अप्लाई होता है या नहीं। आओ देखिए, जो मोनेटाइज सिस्टम है उसके अंदर क्योंकि मनी की इन्वॉल्वमेंट है, और मनी क्या काम करता है? मनी आपका रोल प्ले करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हमने लास्ट क्लास में भी, पिछले लेक्चर में भी इसको कवर किया था। तो यहाँ पे सेल्स लॉ अप्लाई तो होता है, लेकिन उसके अप्लाई होने का तरीका थोड़ा अलग है। अब उस तरीके को हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन। अब हमारे मोनेटाइज सिस्टम के अंदर प्रोडक्शन कैसे होता है? हालांकि हर सिस्टम के अंदर प्रोडक्शन होने का एक ही तरीका है, दैट इज यहाँ पे आप एम्प्लॉय करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वही आपके लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप यूज करते हो किस चीज के लिए? अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को कमेंस करने के लिए, पूरा करने के लिए। और इन फैक्टर ऑफ पेमेंट को बदले में आप करते हो मनी पेमेंट। मनी पेमेंट बोलिए या फैक्टर पेमेंट बोलिए, आप इनको बदले में पैसे देते हो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के नाम का। और इस प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से क्या जनरेट होते हैं? आपकी सेल जनरेट होती है। क्योंकि देखिए, मोनेटाइज सिस्टम के अंदर प्रोडक्शन हो क्यों रही है? सेल्स होने के लिए तो हो रही है। कोई भी बंदा जो कपड़े बना रहा है वो खुद पहनने के लिए थोड़ा ना बना रहा है, वो कपड़े बना रहा है ताकि उसको मार्केट में जाके बेच सके। दैट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द इंटरेस्टिंग थिंग इज, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इस मनी पेमेंट को क्या करेंगे? अल्टीमेटली दे विल गो इन द मार्केट एंड डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। और इन गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर वो गुड्स एंड सर्विसेज भी हैं जिनकी प्रोडक्शन में उन्होंने हेल्प करी है।
तो इसका मतलब मोनेटाइज सिस्टम के अंदर भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन की वजह से देयर इज अ जनरेशन ऑफ इनकम, आपकी इनकम जनरेट होती है, एंड फ्रॉम दैट इनकम कम्स द डिमांड, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इट इज नॉट एज डायरेक्ट एज बाटा सिस्टम, ये बाटा सिस्टम जितना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल्सो स्टैंड्स टू द सेल्स लॉ। अब अगर आपको सेल्स लॉ के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो चुका है, तो यहाँ से हम सेल्स लॉ की जो दो मेजर डेरिवेशन हैं हम उनको कवर करते हैं। हालांकि ये जो डेरिवेशन है हम पिछले क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डेरिवेशन का मतलब क्या है, डेरिवेशन का मतलब है कि इस लॉ से हम डिराइव क्या करते हैं, व्हाट टू वी फाइंड आउट फ्रॉम दिस सेल्स लॉ। अब देखिए, ये क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डेरिवेशन कवर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आज हम इनको थोड़ा डिटेल में कवर करें। फर्स्ट इंपॉर्टेंस, जब हम सेल्स लॉ को पढ़ते हैं समझते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि आपकी इकोनॉमी में कोई भी जनरल लेवल पे, हम कोई स्पेसिफिक केस की बात नहीं करेंगे, एक जनरल लेवल की बात करेंगे कि ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन ये आपको देखने को नहीं मिलता ना। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू से। मैं ऑलरेडी इसको लास्ट क्लास में कवर करा चुका हूँ, लेकिन वहां पे हमने खाली इसको और पासिंग बाय में कवर किया था। यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो सेल्स लॉ था, ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया था, जॉन बैप्टिस्ट ने। जब ये फ्रेंच लॉ, जब ये यूरोपियन यूनियन की तरफ आया, ऊपर की तरफ आया, दैट इज ब्रिटिश की तरफ आया, ब्रिटेन की तरफ आया, तो वहां पे जो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं एक इकोनॉमिस्ट का नाम लूंगा जिनका नाम है डेविड रिकार्डो। नाउ दिस डेविड रिकार्डो वाज अ इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, और ये इस सेल्स लॉ को और रिफाइन करते हैं और फॉर्मुलेट करते हैं। इन्होंने इसको और रिफाइन किया और फॉर्मुलेट किया, और यहां से इन्होंने निकाला द क्लासिकल रिफॉर्मुलेशन ऑफ सेल्स लॉ। इन्होंने सेल्स लॉ को थोड़ा और रिफॉर्मुलेट, और उन्होंने जब इसको रिफॉर्मुलेट किया, तो उन्होंने इसका डेरिवेशन निकाला कि भाई अगर आप सेल्स लॉ को ट्रू मान के चलते हैं, तो फिर हमारी इकोनॉमी में कोई भी जनरल ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि क्लासिकल रिफॉर्मुलेशन कहता क्या है, तो बड़ी सिंपल सीधी बात है, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपकी इकोनॉमी में टोटल सप्लाई है, दैट टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। तभी तो ओवर प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन नहीं हो रहा ना। आपकी इकोनॉमी के अंदर जितना सामान बन रहा है, वो सारा की सारा सामान क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। देयरफॉर देयर इज नो ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन। अब अगर आपकी इकोनॉमी में इफ देयर इज एनी ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन, मतलब सप्लाई में और डिमांड में मिसमैच आता है, तो वो सिर्फ एक ट्रांजिटरी नेचर का है। ट्रांजिटरी नेचर का मतलब आपको पता होगा कि भाई पासिंग बाय, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ट्रांजिटरी, ये एक्सोजीनियस फैक्टर बोला जाता है कि भाई हमारी वजह से नहीं हो रहा, ये बाहर कोई फोर्सेस है, आउटसाइड आर कंट्रोल है, जो कि इन डिमांड और सप्लाई को इफेक्ट कर रही है। मान लीजिए स्ट्राइक है, आप कोई बंदा चाहता थोड़ा कि स्ट्राइक हो, लेकिन वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, या फॉरेन मार्केट के अंदर कोई अनइवननेस आ गई, कोई लड़ाई वगैरह होगी, तो वो ट्रांजिटरी नहीं करके आप सारे पूरी जिंदगी में तो लड़ाई चलेगी नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल तक चलेगी। लॉन्ग रन के अंदर ये जो इकोनॉमी है, ये अपने आप वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, वापस टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड हो जाएगी। लेकिन हम मान लेते हैं कि आपकी इकोनॉमी के अंदर बिकॉज ऑफ ट्रांजिटरी रीजन अंडर प्रोडक्शन हो। अब ये इकोनॉमी अपने आप को सेटल कैसे करेगी, एक हम बात करेंगे अंडर प्रोडक्शन की, एक हम बात करेंगे ओवर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले अंडर प्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए अंडर प्रोडक्शन का सिंपल सीधा मतलब क्या है कि आपकी जितनी डिमांड, वट एवर डिमांड देयर वॉज, आपने उससे कम प्रोडक्शन करी है। इसका मतलब आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। दिस इज व्हाट अंडर प्रोडक्शन मींस, दैट इज डिमांड इज इन एक्सेस ऑफ सप्लाई। इफ यू हैव अ लिटिल बिट आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि अगर आपकी एक्सेस डिमांड हो जाती है, देन व्हाट हैपेंस टू द प्राइस, देयर इज अ राइज इन प्राइसेस। अगर एक कमोडिटी की मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उस कमोडिटी का प्राइस हमें धीरे धीरे बढ़ने को दिख बढ़ने की तरफ दिखते। नाउ द राइज इन प्राइसेस विल डू व्हाट, सबसे पहले डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और फिर सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब प्राइस बढ़ता है, तो डिमांड आपकी डिस्करेज होती है, देयर इज नॉट डिस्करेज इन दी डिमांड।
एंड व्हेन द प्राइस राइजेस, आपकी सप्लाई एनकरेज होगी। भाई सप्लाई की डिस्करेज होगी, डिमांड की डिस्करेज होगी। जो सामान पहले 10 रुपए का अवेलेबल था, जो 12 रुपए का मिल, क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं है, तो मैं अपने खरीदने का प्लान को थोड़ा टाल दूंगा। लेकिन जो सेलर है, उसको 12 रुपए में ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो 12 रुपए में अपनी सप्लाई को और बढ़ाएगा, एनकरेज करेगा। सो धीरे धीरे क्या होगा, वापस आपकी जो इकोनॉमी है, एक्सेस डिमांड से धीरे 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 इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी। लेट्स कम टू ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास जितना प्रोडक्शन है, जितनी आपकी सप्लाई है, वो एक्सेस में है इन कंपैरिजन टू दी डिमांड। इसकी वजह से होगा क्या, अगेन, अगर आपने थोड़ी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो इफ सप्लाई इज इन एक्सेस देन वी सी फॉल इन प्राइसेस, आपको प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है। नाउ व्हाट विल हैपन टू द डिमांड व्हेन देयर इज अ फॉल इन प्राइस? सामान सस्ता हो गया, मार्केट में चीजें सस्ती मिलने लग गई। अगर प्राइसेस गिर जाते हैं तो डिमांड के ऊपर में क्या देखने को मिलता है कि लोग अब ज्यादा डिमांड करने लगते हैं, डिमांड एनकरेज होती है। एंड व्हाट हैपेंस विद द सप्लाई, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जो फर्म्स हैं, दे विल सी देयर प्रॉफिट मार्जिन फॉलिंग। और क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन फॉल कर रहा है, तो वो सप्लाई करने में क्या करते हैं, थोड़े डिस्करेज होते हैं कि भाई अभी क्यों बेचे, अभी तो हम नुकसान में बेचेंगे। सो आपको क्या देखने को मिला कि वट एवर हैपन्स, चाहे अंडर प्रोडक्शन हो, चाहे ओवर प्रोडक्शन हो, शॉर्ट टर्म के लिए फॉर द टाइम बिंग हो सकता है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आपका रिस्टोर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर। वाई? बिकॉज आपकी जो इकोनॉमी, उसके अंदर जनरल लेवल पे कोई भी अंडर या ओवर प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन जो इस चीज का फाउंडेशन है, फाउंडेशन ये है कि ये जो इकोनॉमी जो है ना, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि भाई इस इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोड्यूसर्स है और फर्म्स है, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये एक सोशल इकोनॉमी होती तो जान बूझ के प्रोडक्शन ज्यादा की जाती, क्यों? क्योंकि उन लोगों को भी बेचना है, उन लोगों को भी देना है जो कि ये खरीद नहीं सकते। लेकिन क्योंकि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो ये अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकती है। लेजिए फेयर अगर आपको पता हो कि फ्री मार्केट है, लेजर पेयर को हमने अगेन अपने पिछले लेक्चर में भी कवर किया है। सेम चीज को अगर हम चाहें तो हम एक बहुत ही सिंपल प्रूफ से भी प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिराइव करूं तो वो कैसे डिराइव होगा। ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम हम जो रिस्टोर कर पाएंगे, वो उसको लॉन्ग रन में रिस्टोर कर पाएंगे। लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग रन का मतलब होता है जहाँ पे आपके सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, चेंज किए जा सकते हैं। आप सिंपल प्रूफ करते हैं। ये किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की जब प्रोडक्शन होती है, तो उसकी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? उसकी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होती है जो कि उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? अब मैं इसको आगे सीपी से रिप्रेजेंट करूंगा। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कि आपने उस प्रोडक्शन के लिए जितने भी फैक्टर्स को यूटिलाइज किया था, उन फैक्टर्स की पेमेंट, विच इज व्हाट, विच इज नथिंग बट वेजेस जो लेबर को मिलता है, रेंट जो लैंड वाले ओनर्स को मिलती है, प्लस इंटरेस्ट जो कैपिटल जो आपके कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले को मिलती है, एंड फाइनली प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है। सो योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब ये जो आपके वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट है, ये क्या है? इसको आप फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, या फैक्टर पेमेंट बोलिए, या फैक्टर इनकम बोलिए। दीज फैक्टर इनकम्स आर व्हाट? ये आपके जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी इनकम बन जाती है, और वो इस इनकम को यूज करते हैं अपने टोटल एक्सपेंडिचर के लिए। जितनी इनकम मैं कमाऊंगा, मैं उतना ही तो खर्चा करूंगा, तो दैट इज विल बी माई डिमांड। So this means that total expenditure is dependent upon my value of product, my value of product या value of production. Total expenditure is nothing but the total demand. मैं जितना खर्चा कर रहा हूं मार्केट में जाके एज अ कंज्यूमर, वो मेरी डिमांड ही तो है। एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट? वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट टोटल सप्लाई। ये जो इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ये लॉन्ग रन में अचीव होता है, जहां पे आपके सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड मेन डेरिवेशन ऑफ द सेल्स लॉ। सेकंड डेरिवेशन सेल्स लॉ की आती है, वो आती है कि अगर आप सेल्स लॉ की इकोनॉमी में विश्वास रखते हैं, तो आपकी इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन योर इकोनॉमी। क्लासिकल सिस्टम के अंदर कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में 24/7 देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फुल्ली एम्प्लॉयड।
फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से देखिए होता क्या है, जो आपका एक्चुअल आउटपुट है, अब देखिए क्योंकि आपके सारे रिसोर्सेज जो है प्रोडक्शन के वो सारे एम्प्लॉयड है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे आपके एम्प्लॉयड है। एक्चुअल आउटपुट, दिस मीन्स कि जो भी आपका एक्चुअल आउटपुट हो रहा है वो आपके पोटेंशियल आउटपुट के इक्वल है। पोटेंशियल आउटपुट मतलब जितना भी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं आप उतनी ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि और कोई रिसोर्सेज ऐसा बचा ही नहीं है जिसको आपने एम्प्लॉय नहीं किया। दिस मीन्स, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है नो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन का, कि आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट में जितना आउटपुट आ रहा है, प्रोडक्शन एट फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन जो है, विच इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। पहली डेरिवेशन और दूसरी डेरिवेशन में साथ में पढ़ना पड़ेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट में ये पता लगता है कि भाई जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है वही मेरा पोटेंशियल आउटपुट है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है और कोई ऐसा रिसोर्सेज बचा ही नहीं जिसको मैंने एम्प्लॉय ना किया हो। दूसरी चीज, इस फुल एम्प्लॉयमेंट में जो प्रोडक्शन हो रही है वो मेरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, क्योंकि इस लेवल पे ही मैं अपना सारा के सारा जो प्रोडक्शन है उसको मैं एम्प्लॉय कर पा रहा हूँ। और पहली डेरिवेशन से मुझे ये पता लगा है कि क्योंकि हम क्लासिकल इकोनॉमी में सिस्टम में फंस रखते हैं, तो वहां पे हमारी टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई क्या है? इट इज माई लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अब इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें ये पता लगा कि अगर हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट है तो हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी इकोनॉमी में बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन लाइक योर डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो टेम्पररी, इज ऑल्सो टेम्पररी फिनोमेना, ट्रांजिटरी है, अभी है थोड़ी देर में निकल जाएगा। इसके हमने दो एग्जाम्पल कल किए भी थे कि या तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फ्रिक्शनल हो सकती है। फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है कि भाई अभी फॉर द टाइमिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, मान लीजिए मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने एक जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब मिलने में मुझे 3-4 महीने का टाइम लग गया, तो वो 3-4 महीने में अनएम्प्लॉयड रहूंगा। उसके बाद जो दूसरी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो कि आपको क्लासिकल सिस्टम के अंदर देखने को होती है, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी। अब ये वॉलंटरी क्यों है? भाई कोई बंदा जानबूझ के अनएम्प्लॉयड क्यों रहना चाहेगा? हो सकता है कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वो काम नहीं करना चाहता। दूसरा हो सकता है कि स्ट्राइक हो रही है वर्कर्स की, कि भाई हायर वेजेस डिमांड कर रहे हैं, तो तब तक उन्होंने स्ट्राइक कर दी। तीसरा, जॉब की रिच क्लास है, वो काम नहीं करना चाहती, उनके पास ऑलरेडी जनरेशनल वेल्थ है। चौथा, कोई बंदा लेजरी लाइफ जीना चाहता है। बट द पॉइंट इज कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल हो या वॉलंटरी हो, ये टेम्पररी होती है, अब थोड़े टाइम में ठीक हो जाती है। बट व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट? जैसे कि हमने पहले वाले के अंदर हमने एक मैकेनिज्म देखा कि भाई चाहे ओवर प्रोडक्शन हो या अंडर प्रोडक्शन हो, ये मैकेनिज्म अल्टीमेटली जाके क्या हो रहा है? रिस्टोर हो रहा है। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट के केस में भी देयर इज अ मैकेनिज्म व्हिच इज एट प्ले। तो देखिए काम कैसे करता है। मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है, अब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उससे होता क्या है? आपकी लेबर सप्लाई बढ़ जाती है। भाई ऑब्वियसली बात है, आपकी इकोनॉमी के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ गई तो मार्केट में लेबर वापस आ गया, जो डिमांड जो कि सप्लाई अपनी सर्विसेज देना चाहता है। अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है और डिमांड उतनी की उतनी रहती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है? उसके प्राइसेस कम होते हैं। लेबर के लिए प्राइसेस क्या है? उसका वेज रेट। तो व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर सप्लाई इंक्रीजेस, दिस मींस द वेज रेट फॉल्स। आपकी वेज रेट कम हो जाती है, क्योंकि आप इसको दूसरे के साथ देखना चाहें तो जो बंदे अनएम्प्लॉयड हो गए वो किसी ना किसी भी वेज के ऊपर काम करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनको काम चाहिए, तो वेज रेट गिर जाती है। डिमांड सप्लाई से भी देख सकते हैं या लॉजिकल भी देख सकते हैं। जब वेज रेट होती है तो फिर क्या होता है कि जो आपकी लेबर कॉस्ट है, इट टर्न्स प्रॉफिटेबल। समझिए इस चीज को। भाई आपके पास जो एग्जिस्टिंग लेबर है वो 500 रुपए में काम कर रही है, ठीक है। आपने लेबर मार्केट में पता किया तो लेबर मार्केट में वेज रेट कम हो रखी है। जो लेबर 500 रुपए में काम कर रही है वही काम दूसरी लेबर 400 रुपए में करने को तैयार है। इसका मतलब नाउ यू कैन हायर द सेम लेबर एट 400 रुपीज। दिस मीन्स नाउ द लेबर मार्केट हैज बिकम प्रॉफिटेबल। अब आप जैसे ही देखेंगे कि भाई आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ रही है, अगेन देयर विल बी इंक्रीज इन लेबर डिमांड। व्हाई? बिकॉज द सेम लेबर इज अवेलेबल एट अ चीपर कॉस्ट। अब वापस आपकी डिमांड बढ़ गई, यहाँ पे सप्लाई बढ़ी थी, यहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ गई। सो अल्टीमेटली व्हाट यू विल सी दैट अनएम्प्लॉयमेंट डिमिनिशेस। अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाती है।
बट ये याद रखिएगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल और वॉलेंटरी नहीं है। फ्रिक्शनल और वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का होने का जो रीजन है वो कुछ और रीजन, वो वेज रेट रीजन नहीं। हम जो अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं वो वेज रेट के बेस पे देखते हैं। ये था आपका क्लासिकल थ्योरी के अंदर जो सेज लॉ है, जो कि एक फाउंडेशन है क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आगे हम, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में लेक्चर में बताया था, कि आने वाले 3-4 लेक्चर हम क्लासिकल थ्योरी को ही डिवोट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।